यूजुअली मेरे हिंदी के जो वीडियोस हैं उनमें मैं चार्ट्स के ज़रिए से काफ़ी कुछ नहीं समझाता हूँ। बट बीच में कई लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसा आप करें, और मैक्रो साइड पे या इकोनॉमिक साइड पे थोड़ा ज्ञान दें और हमारा ज्ञान उस पे बढ़ाएं। तो इसी विचार से मैंने सोचा कि एक टॉपिक है जिसके बारे में आज थोड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही होगी, और उसको मैं थोड़ा कवर करता हूँ। अभी क्या टॉपिक है, देखिए यूएस के बॉन्ड यील्ड्स जो हैं, और क्योंकि मैंने कल एक यूट्यूब पे शॉर्ट भी डाला था जिसमें मैंने बबल के बारे में बात किया है, तो इसको भी समझने में शायद थोड़ी बहुत मदद मिलेगी सबको। ठीक है, तो वो सबसे पहले नज़र डालते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड्स पे और उन पे क्या हो रहा है। देखिए ये 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है। हम लोग जब बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं मतलब यूएस के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, तो 2 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बॉन्ड यील्ड जो एक्चुअली घट रहा है। पहले ज़रूर बढ़ रहा था, बट रिसेंटली ये 24 जुलाई से घट रहा है। 2-3 दिन में थोड़ा ऊपर आया, बट नए हाई तक नहीं गया है। परंतु आप जब अपनी अपनी नज़र 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पे घुमाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड थोड़ा इस 11 अगस्त से ऊपर आया, बट अभी भी 31 जुलाई के ऊपर नहीं गया है। और तीसरी आप नज़र जब अपनी तीसरी आंख लगाएंगे और देखेंगे कि 30 ईयर बॉन्ड यील्ड, ओके, 30 ईयर का यूएस का गवर्नमेंट बॉन्ड जो है, जिसको लॉन्ग बॉन्ड भी कहा जाता है, ये बॉन्ड यील्ड जो है नए हाई पे है। नया नया ऑल टाइम हाई बोलेंगे कि बहुत सालों में 20-20 30-30 साल का हाई होगा। तो बहुत ही लंबा हाई है जो कि हमने शायद 1980s के पहले देखा नहीं हो, और वहाँ तक पहुँच गया। तो इतना ऊंचा गया है ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड। अब इसका क्या मतलब है कि एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड है ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड ऊपर आ रहा है। इस स्थिति को समझने के लिए कई सालों पहले इकोनॉमिस्ट ने एक डेटा पॉइंट निकाला और इसको कहा गया है यील्ड कर्व। ओके, तो यील्ड कर्व ये मैंने जो ऊपर प्लॉट किया है, दिस इज द यील्ड कर्व। इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यील्ड कर्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बता दूं जिन लोगों को जानकारी नहीं है। यील्ड कर्व का मतलब होता है कि एक लॉन्ग टर्म यील्ड और शॉर्ट टर्म यील्ड का फ़र्क आप प्लॉट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग और यूएस का मार्केट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी डेवलप्ड मार्केट है। हर दिन ये बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं और एक्टिवली ट्रेड होते हैं, और एक कारण से होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, यूएस का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 10 ईयर यील्ड जो है, जो 10 साल का इंटरेस्ट रेट जो दिखा रहा है मार्केट प्राइस, और 2 साल का जो बॉन्ड यील्ड है जो हमें दिखा रहा है, इन दोनों का फ़र्क हम लोग प्लॉट करते हैं। तो इन दोनों का जब फ़र्क हम लोग प्लॉट करेंगे, आप टिपिकली आप सोचिए, आप अगर बैंक में जाओगे, आप फिक्स डिपॉजिट खोलोगे, लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट में कम इंटरेस्ट मिलता है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो यही विचार आप इधर भी लगाइए कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड तो ज़्यादा ही होगा। तो बॉन्ड यील्ड्स का जो फ़र्क है वो यूजुअली ज़ीरो से ज़्यादा रहता है। यहाँ पे मैंने एक रेड लाइन डाली है, ये ज़ीरो लाइन है। यूजुअली इससे ज़्यादा रहता है और इसके ऊपर नीचे होता रहता है। परंतु जो सही में बाज़ार ट्रेड हो रहे हैं दिन ब दिन, उनमें कई बार 10-15 सालों में या 6-7 सालों में कभी तो ऐसा मौका आता है जब बॉन्ड यील्ड जो है, इन दोनों का जो फ़र्क है, 10 साल और 2 साल का, ये नेगेटिव हो जाता है, ज़ीरो के नीचे आ जाता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, हमने तो यही जाना है कि लॉन्गर टर्म इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा मिलता है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। बट कभी कभी इसका रिवर्स हो जाता है, जबकि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब 2 ईयर में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और 10 ईयर में या ज़्यादा नहीं मिल रहा, उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। अब आप विचार करिए कि अ, ये कैसे हुआ, ये संभव कैसे है, संभव है भी कि नहीं। तो ये सत्य है क्योंकि हुआ है और कई बार हुआ है हिस्ट्री में। और ये सब को हम लोग जब इंग्लिश में, क्योंकि आप वीडियोस यूट्यूब पे जब सुनेंगे, इस इन सब के लिए एक लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है। जब ये दोनों का फ़र्क बढ़ता है, जब ये बढ़ रहा है, यील्ड कर्व जब बढ़ रही है, तो इसको ये लोग कहते हैं कि यील्ड कर्व इज स्टीपनिंग, स्टीप होता जा रहा है। और जब घटता है तो कहते हैं फ्लैटनिंग। और जब ज़ीरो के नीचे आता है तो इसको कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब कि 2 साल पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो इन्वर्ट हो गया। और ये इन्वर्ट होने का कारण आज तक मैंने तो किसी चैनल पे नहीं सुना है, तो मैंने अपना खुद का कारण निकाला। क्योंकि मुझे जो जानकारी है वो ये है कि यूएस के बाज़ारों में कई जो फंड मैनेजर्स हैं वो रिस्क पैरिटी फंड्स के तरह तरह अपना काम करते हैं, कार्य करते हैं।
इसका मतलब है कि उनका बॉन्ड और इक्विटी एलोकेशन जो है वो हमेशा बदलता रहता है। तो कोई फंड जो है जब उनको लगती है तेजी है तो बॉन्ड्स बेच के इक्विटीज़ का एक्सपोजर बढ़ा लेते हैं, तो उनका इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ता जाता है जैसे जैसे बाजार बढ़ता जाता है। और जब बाजार घटने लगते हैं, उनको लगता है रिस्क है, तो अपना इक्विटी का एक्सपोजर घटाते हैं और बॉन्ड का एक्सपोजर बढ़ाते हैं। तो आप सोचिए जब बाजार बहुत ही तेज़ हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 1990 से लेके यहाँ तक Y2K बबल में, तो ये यील्ड कर्व घटता गया और इवेंचुअली यहाँ पे थोड़े समय के लिए इन्वर्ट हुआ, नेगेटिव हुआ। और इसी समय पे आपको अगर याद हो तो ग्रीन स्पैन जो तभी के बहुत ही फेमस गवर्नर थे फेडरल रिजर्व के, और उन्होंने फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज़ और उसके बारे में लोगों को यू नो आई थिंक वो फेमस, मतलब फेडरल रिजर्व खुद फेमस हो गया उनकी बातों से और उनके काम से, कि सब लोग उनको सुनने लगे कि वो क्या कर रहे हैं। और उसके बाद फिर जितने गवर्नर आए उसके बाद सब सुनते हैं, सब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उस समय पे 1998 में एक बात कही थी, इरेशनल एक्सूबरेंस। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ से उन्होंने फिर इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बढ़ाए और फिर वापस थोड़े कम किए। उन्होंने बढ़ाए ताकि ये जो पागलपन है कहीं ना कहीं रुक जाए, कि ऐसा तो नहीं है कि बाजार पगले हो गए हैं, बट बाजार वहाँ से भी 2 और साल ऊपर गए और वापस यहाँ पे देखिए यील्ड कर्व जो है इन्वर्ट हुआ। इन्वर्ट तो मैंने इस चीज़ को कैसे समझा कि इन्वर्जन में क्या होता है कि आप सोचिए कि आप बॉन्ड्स बेच रहे हो और इक्विटी खरीद रहे हो। अब ऐसा समय आता है कि आप अपने जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं, जो टिपिकली यूएस में मनी मार्केट फंड्स में होल्ड किए जाते हैं, इंडिया में हम लोग अब निफ्टी 20 की तरह होल्ड कुछ लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं, बट यूएस में टिपिकली अगर आपके पास कैश पड़ा है तो मनी मार्केट फंड्स में चला जाता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में चला जाता है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को भी बेच रहे हो और इक्विटी खरीद रहे हो और इतने हद तक कि आपको कैश रखना ही नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के भी यील्ड्स इतने बढ़ जाते हैं कि लॉन्गर टर्म बॉन्ड यील्ड से ज़्यादा हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई इट रिफ्लेक्ट्स की एक तरह का पागलपन रिफ्लेक्ट करने लगता है मार्केट, कि लोग इतने पगले हो गए हैं कि सब कुछ बेच के शेयर खरीदने हैं। सो दैट इज़ इन्वर्जन। तो जब इन्वर्जन हो जाता है, इकोनॉमिस्ट ने स्टडी करके बताया कि हर इन्वर्जन के बाद रिसेशन आता है 6 महीने 8 महीने बाद। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इन्वर्जन हो गया रिसेशन कल सुबह है। इसका मतलब है कि इन्वर्जन, जब इन्वर्जन से वापस ये यील्ड कर्व बढ़ने लगे, ये नेगेटिव होने के बाद वापस जब बढ़ने लगे, सबसे पहले तो ज़ीरो के ऊपर आएगा और उसके बाद ही कहीं ना कहीं बाजार जब घटने लगते हैं, क्योंकि देखिए आप बॉन्ड वापस आप सोच रहे हो कि चलो बॉन्ड्स खरीदते हैं, इक्विटी तो बहुत चल गया, थोड़ा डी रिस्किंग करते हैं, और जैसे वो डी रिस्किंग का मामला शुरू होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट करेक्शन होता है और फिर आगे जाके रिसेशन होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अब टिपिकली हमने देखा ये रिसेशन जो है, ये ज़ीरो से लेके ये जो मैंने यहाँ पे एक ब्लू लाइन मार्क करी है 0.65 0.7, इस बीच में कहीं ना कहीं रिसेशन के सिग्नल्स आते हैं। बट इसमें दो चीज़ें देखी गई हैं कि रिसेशन होने का ये मतलब नहीं है कि बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आएगा। बताया तो आपको ऐसे ही जाता है कि सब कुछ बंद हो जाएगा, बट हम जब डेटा देख रहे हैं तो कई ऐसे ओकेजन्स हैं जिसमें करेक्शन आया, बट बहुत बड़ा नहीं। बहुत बड़ा का मतलब है 30% तक आ गया प्लस और माइनस, जो कि यहाँ पे हुआ है 1990 में यूएस में रिसेशन आया, ये बॉन्ड यील्ड नेगेटिव में से पॉजिटिव हुआ। यहाँ पे करेक्शन आप देखिए, लाल झंडी जो है ये नीचे जब आई, तो ये करेक्शन में मार्केट गिरा, बट इतना नहीं जितना कि आप 2000 के बाद देख रहे हैं। तो ये गिरा और फिर ये ब्लू लाइन के ऊपर भी यील्ड कर्व जब निकल गया तो बाजार भी रिकवर करने लग गए और वहाँ से फिर तेजी वापस बरकरार हो गई। तो ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ देखिए 2000 में जब ये चीज़ हुई, बाजार यहाँ से रिकवर नहीं हुए, हम ब्लू लाइन के ऊपर जाते गए और बाजार वहाँ से घटते गए। तो ये दो अलग तरह के ऑब्जर्वेशंस हैं, दो अलग समय हैं। एक जिसमें ब्लू लाइन की क्रॉसिंग पे बाजार बॉटम होके ऊपर आ गया, और दूसरा जब ब्लू लाइन की क्रॉसिंग पे बाजार वहाँ से वापस गिरता गया। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप पता लगा पाएंगे कि शॉर्ट टर्म करेक्शन है जो कि ब्लू लाइन तक आने तक ही ख़त्म हो गया, या फिर वहाँ से भी और मंदी आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, ये विजुअल ऑब्जर्वेशन है, इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन हाउ द यील्ड कर्व इज़ वर्किंग वर्सेस हाउ द इक्विटी मार्केट इज़ बिहेविंग। ये इसलिए हम लोग देख रहे हैं क्योंकि आज भी इस तरह की कुछ स्थिति हुई है, पिछले 3-4 सालों में यील्ड कर्व की काफ़ी बातें हुई, आज कोई बात नहीं करता है। क्योंकि वो जब इन्वर्टेड होता है तब तब सब लोग जो हैं अपने जो टेबल है उसको मार मार के बोलते हैं
कि हाँ होगा होगा होगा, और फिर वो जब नहीं होता है फिर लोग उसकी बात करना बंद कर देते हैं। बट ये जो टोटल ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको बताया, इन्वर्जन से लेके स्टीपनिंग तक और क्रॉसओवर, इस चीज़ के बारे में कोई बोलता नहीं। और एक बार ये हो गया उसके बाद किसी को पता नहीं कि होने क्या वाला है। तो जैसे इन्वर्जन खत्म हो गया उसके बाद आप देखिए कोई न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी यील्ड कर्व इन्वर्जन और रिसेशन के बारे में। बट लेट्स मूव अहेड, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे पहले कोविड। कोविड में भी 1990 जैसा ही कुछ हुआ, यील्ड कर्व यहाँ नीचे आए, जीरो लाइन के नीचे बहुत ही कम समय तक हुआ था। और वहाँ से जब ये बढ़ने लगा, जैसे हमने ये ब्लू लाइन टच किया, वहाँ पे कोविड का क्रैश हुआ है और बाज़ार नीचे काफ़ी गिरे लुढ़ के। अब वहाँ लुढ़कने के बाद ये ब्लू लाइन से जैसे स्टेबिलिटी आई और फिर वापस यील्ड कर्व बढ़ने लगा, वहाँ से बाज़ार भी बढ़ने लगे, तो दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। और फिर यील्ड कर्व घट रहा है, वापस बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि ये शॉर्ट करेक्शन हो गया, ये बड़ा करेक्शन, बड़ी मंदी की का बाजार बना नहीं जिस तरह की हमने 2000 और 2008 में देखा। अब और आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद वापस यहाँ इन्वर्जन आए। 2021-22 में बहुत बातें हुई कि यूएस में रिसेशन आना ही आना है। अब कुछ हद तक आप ये भी कह सकते हो रिसेशन आके चला गया, क्योंकि यूएस रिसेशन किस चीज़ को मानता है, वो कहते हैं रिसेशन का उनका जो डेफिनेशन है वो ये है कि 2 क्वार्टर्स के लिए आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो जाए, 2 सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, ओके। और 2 सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स के लिए आपकी अगर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है तो वो मानते हैं कि हाँ भाई रिसेशन आ चुका है और अब बाजार घटेंगे, ठीक है। बट घटेंगे कितना वो अलग अलग सवाल है, जो मैंने आपको ऑलरेडी ब्लू लाइन के हिसाब से बता दिया। बट रिसेशन आएगा और 6 महीने 8 महीने बाद, तो ये इन्वर्ट हुआ, वहाँ से लोग कहने लगे रिसेशन आएगा रिसेशन आएगा। अच्छा, ये इन्वर्जन हुआ जब तब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े थे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। यूएस इन्फ्लेशन जो है 5-6% से बढ़ के 9% तक आया। तब तक फेडरल रिजर्व इंतज़ार कर रही थी कि नहीं नहीं रिसेशन नहीं होगा, और उन्होंने बहुत देर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया तब तक बाजार गिर चुके थे, और 2 क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ ऑलरेडी रिपोर्ट हो गए थे 2022-23 की शुरुआत में। ओके, तो दैट मीन्स कि थियोरेटिकली रिसेशन हुआ था। बट किसी भी चार्ट पे रिसेशन मार्क नहीं किया जाता है जब तक कि यूएस की एक एजेंसी है एनबीएआर, आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च। तो एनबीआर जब रिपोर्ट करता है कि हाँ रिसेशन सच में, ये रिसेशन सच में था, तभी उसको माना जाता है। और कई चार्ट्स जो फेडरल रिजर्व के भी प्लॉट होते हैं रिसेशन के साथ, उसमें एक ग्रे बार रहता है दिखाने के लिए कि हाँ ये रिसेशन था। तो डिस्पाइट 2 क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव जीडीपी की ग्रोथ, इसको हमने रिसेशन माना ही नहीं, टेक्निकली ऑफिशियली रिसेशन नहीं माना। बट ये करेक्शन तो आके चला गया, और ये करेक्शन के बाद यील्ड का स्टीपन भी हुआ। तो लोग कह रहे थे नहीं नहीं रिसेशन अभी भी आने वाला है, इसलिए वो इन्वर्जन के बाद स्टीपन होगा, यहाँ पे आएगा। चलो यहाँ पे आए, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने टैरिफ्स लगाए, 2025 की बात है। तो ये 0.65 के लेवल तक हम लोग तब आए जब टैरिफ्स लगाए गए। अब टैरिफ्स लगाने पे भी बहुत ही छोटा सा करेक्शन आया, और उसके बाद बाजार फिर से नए हाइस तक गया। अब ये पैटर्न तो 1990 और 2020, ये जो दो ओकेजन्स हैं, कोविड और 1990 का जो रिसेशन है, उनसे मैच करता है कि यील्ड कर्व इधर तक आया, ब्लू लाइन तक करेक्शन आया, छोटा सा बाजार में, छोटा या बड़ा, बट बहुत ही शॉर्ट टर्म करेक्शन आया, शॉर्ट पीरियड में ख़त्म हो गया, और उसके बाद बाजार जो है वो नए हाइस तक चले गए। तो यही हम लोग पैटर्न यहाँ देख रहे हैं कि इधर ब्लू लाइन तक आने के बाद वापस बाजार ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, वापस ये ब्लू लाइन तक यहाँ आया, ये कब आया, वॉर जो अभी हम लोग ने देखा, ईरान और यूएस का जो वॉर शुरू हुआ वहाँ पे, और ये फरवरी में हुआ था, उसके पहले ही इनफैक्ट। और वहाँ से फिर यील्ड कर्व वापस घटने लगा। ओके, थोड़ा बहुत घटा है, बट ये ब्लू लाइन अभी भी क्रॉस नहीं हुई और बाजार फिर से ऊपर है। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पूरा, अब ये बहुत ही समय इसने यहाँ लगा है, जो प्रीवियस ओकेजन से इतना समय नहीं लगा था। बहुत ही जल्द से यील्ड कर्व जो है ब्लू लाइन के ऊपर निकल गया था यहाँ पे भी और 1990 भी, बट यहाँ बहुत समय लगा रहा है। फिर भी देखने की बात यह है कि डिस्पाइट ऑल दिस मूवमेंट इन द यील्ड कर्व, बाजार घट नहीं रहे। और घट क्यों नहीं रहे, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो यूएस में वो अभी भी टिका हुआ है 2% के ऊपर, वो घट नहीं रहा है। क्योंकि एआई, पहले तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी कोविड के बाद, उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, उसके बाद एआई स्पेंडिंग धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले 50 बिलियन, 100 बिलियन, अब इस साल तो 600-700 बिलियन तक की बात हो रही है। और ये भी कह रहे हैं कुछ डेटा पॉइंट्स की वो बोरोइंग अगर उनका जो देखेंगे बैंक से, तो एक्चुअली 1 ट्रिलियन के ऊपर भी नंबर निकल जाए। तो इतनी सब स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो जीडीपी ग्रोथ घट नहीं पा रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ घटेगा नहीं तो रिसेशन आएगा नहीं। तो ओवरऑल मार्केट इस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहा है कि अगर
अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ रहे हैं स्पेशली 30 ईयर, उसके वजह से बाजार ज़्यादा नहीं गिर रहा है, थोड़ा बहुत गिरता ज़रूर है, करेक्शंस आते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है। तो इसका असर इकोनॉमी पे नहीं हो रहा है, कॉरपोरेट्स पे नहीं हो रहा है क्योंकि ग्रोथ है, बट गवर्नमेंट पे हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बोरिंग करी हुई है। गवर्नमेंट की डेट टू जीडीपी रेशो ±125% डेट टू जीडीपी रेशो उनका है। और इसलिए सबसे बड़ा खतरा गवर्नमेंट इटसेल्फ को है कि उनका बोरोइंग जो है वो कैसे रीपे करेंगे, उस पर इंटरेस्ट कैसे देंगे। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को नीचे ज़रूर लाना चाहेगा अपने खुद की यू नो व्हाट यू से फायदे के लिए, और कॉरपोरेट्स के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, इसलिए बाजार का इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे जापान ने किया था, और इनफैक्ट इस बात की काफ़ी चर्चा हुई है कि या तो न्यू बैंकिंग रेगुलेशंस में लाया जाएगा कि बैंक्स को, जैसे इंडिया में एसएलआर रेशियो होता है, स्टैट्यूटरी लेंडिंग रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें कि बैंक्स को एक सर्टेन परसेंटेज अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, वो होल्ड करने पड़ते थे। इस रेशियो को धीरे धीरे कम भी किया गया, एक समय पे 30-40% होता था जो कि रिजर्व्स होल्ड करने पड़ते थे, और इसको जब कम करते हैं तो बैंक्स का पैसा फ्री हो जाता है लोन करने के लिए, लेंड करने के लिए। अब यही चीज़ यूएस में भी ये लोग अप्लाई करना चाहते हैं कि बैंक्स को कहा जाए कि आप बॉन्ड्स खरीदें क्योंकि यील्ड बढ़ रहा है, तो यील्ड उस हिसाब से कम हो जाए। दूसरा तरीका है कि ट्रेजरी खुद अपने बॉन्ड्स खरीद ले। तो कई कई तरीके हैं जिससे कि गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में इंटरवीन करके इस मामले को संभाल सकता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए बॉन्ड यील्ड जब बढ़ते हैं, जब सबसे पहले ये बॉन्ड यील्ड ऊपर आए, यहाँ तक 5% क्रॉस करने लगे, तो क्या हुआ था इस समय पे, किस किस सेक्टर पे इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? वो सेक्टर होता है बैंकिंग। ओके, तो आप बैंकिंग सेक्टर का चार्ट खोल लीजिए। अब देखिए बैंक सेक्टर कोविड के बाद ऊपर आया, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे, ये बैंक सेक्टर पूरा घट के, पूरा उसने ऑलमोस्ट 80% रिट्रेसमेंट कर लिया था कोविड से। और इस समय पे जब बॉन्ड यील्ड्स 5% तक पहुंचे, जो मैं आपको पहले चार्ट दिखा रहा था, यूएस और यूरोप दोनों ने अपने बॉन्ड मार्केट में इंटरवीन किया और अपने बैंकिंग सेक्टर को लिक्विडिटी दिलवाई। यूएस ने बताया कि, कहा कि आप अपने बॉन्ड्स के सामने जो मार्क टू मार्केट लॉस होता है, उसके जगह आप बॉन्ड्स के सामने जितना पैसा बोरो करना चाहते हो आप कर सकते हो। और कई बॉन्ड्स को होल्ड टू मेच्योरिटी बेसिस पे आपको मार्क टू मार्केट भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि इंडिया ने 2000 में या 2001 में इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स थे हर क्वार्टर बढ़ते थे घटते थे बॉन्ड यील्ड के मूवमेंट्स पे। तो उस बॉन्ड यील्ड वॉलेटिलिटी को हटाने के लिए उन्होंने कहा जितने बॉन्ड्स आप मेच्योरिटी तक होल्ड करना चाहते हो उसको आप एचटीएम कैटेगरी में डाल दीजिए, और उसके मार्क टू मार्केट गेन्स या लॉसेज आपको नहीं दिखाने पड़ेंगे। उससे अर्निंग्स जो है बैंकिंग सेक्टर के काफ़ी स्मूदन हो गए, हर क्वार्टर में बॉन्ड मार्केट का इम्पैक्ट नहीं आता था। तो ऐसा ही कुछ आप सोचिए यूएस में किया गया, बोरोइंग भी अलाउ करी गई, और ये सब इंटरवेंशन से यहाँ से यूएस का जो बैंक इंडेक्स है, आप देखिए ये 2023 की बात है जब बॉन्ड यील्ड पहली बार 5% पहुंचा, आज 5% पे ही है, और बैंक इंडेक्स किधर पहुंच गया है। तो बैंक इंडेक्स अभी 5% यील्ड से डर नहीं रहा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग है और उसको सहारा मिल गया है फेडरल रिजर्व का, ट्रेजरी का। तो देखिए कॉरपोरेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये सब को इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। एक तरफ ग्रोथ है, दूसरे तरफ बैंकिंग के पीछे फेडरल रिजर्व खड़ा है। तो बचा सिर्फ एक ही, वो है यूएस गवर्नमेंट, और उसको अपने बॉन्ड यील्ड्स को नीचे लाने के लिए खुद इंटरवीन करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो ये दो ही तरीके हैं, और ये जब भी होंगे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है डॉलर के रेट घटने पे। तो मैं डॉलर का रेट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो कि पहले बढ़ रहा था, बट अभी रिसेंटली हमने देखा कि डॉलर थोड़ा बहुत घटा है, ब्रेकडाउन पॉइंट पे है, पर बॉन्ड यील्ड्स के साथ साथ बढ़ नहीं रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। मैं डी एक्स वाई को ढूंढ रहा हूँ, हाँ ये रहा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहाँ जब यूएस का इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट डेटा, दो डेटा पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं घटे हैं पिछले महीने में। इन्फ्लेशन डेटा जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम आया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई डेटा, और उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट डेटा आ रहा है पिछले 2 महीने से, वो दिखा रहा है कि जितने जॉब्स पहले क्रिएट हो रहे थे उतने नहीं हो रहे हैं। तो धीरे धीरे वो डेटा हर महीने घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। अभी जिन लोगों को याद नहीं है, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो नहीं रहा है, बट उसने कब लास्ट टाइम इंटरेस्ट रेट काटा था, करीब 1.5-2 साल हो गए। वो उन्होंने तब इसलिए काटा था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उस उनका कुछ सोम प्रिंसिपल है,
एक और रेशियो है कि अगर एक एवरेज है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके ऊपर अगर जाता है तो उस पॉइंट पे वो लोग मानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और इकोनॉमिक स्लो डाउन कर सकता है, रिसेशन तो पहले पहले नहीं बोलेंगे, और इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स काटे थे। तो सिमिलरली अगर ये एम्प्लॉयमेंट रेट कम होता जा रहा है तो इवेंचुअली जब नेगेटिव होगा या जो स्लो डाउन है एम्प्लॉयमेंट में, ये फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से भी रोकेगा। ये एक और कारण है। तो इन सब कारणों के पीछे डॉलर इंडेक्स पहले ही घट गया कि कहीं ना कहीं अब इंटरेस्ट रेट शायद इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। और ये भी शायद कारण है कि 2 ईयर 10 ईयर का जो यील्ड डिफरेंस है जो हमने शुरू में देखा, वो घटने के जगह बढ़ रहा है। ओके, कि लॉन्गर टर्म बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, बट 2 ईयर जो शॉर्टर टर्म बॉन्ड यील्ड्स है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, दे आर स्टिल स्टेइंग एट द सेम प्लेस। तो इंटरेस्टिंग है, बट नेक्स्ट मूव जो डॉलर का है वो तब होगा जब या तो बॉन्ड यील्ड्स कम होंगे, किसी तरह से कम होंगे, या तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से या फर्दर स्लो डाउन के डेटा पॉइंट से, किस कारण से होंगे, बट वॉट एवर विल ड्राइव द डॉलर डाउन। जब डॉलर घटता है टिपिकली एटलीस्ट इमर्जिंग मार्केट्स और दूसरे मार्केट्स के लिए अच्छा रहता है। और जो बबल्स हैं, जो बबल की बात होती है, वो कब फटते हैं, जब टिपिकली डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और कई अलग अलग बाज़ारों पे लिक्विडिटी पे टाइटनेस आती है। अभी के तारीख में वो चीज़ नहीं देखी जा रही है। इवन दो बॉन्ड यील्ड्स आर हाई, डॉलर लिक्विडिटी इज़ ऑल्सो हाई। तो कहीं पे वो बैलेंस है जो जब बिगड़ेगा तब ज़रूर बाज़ारों पे असर आएगा, बट अभी तक वो असर पूरी तरीके से नहीं देखा जा रहा है। डर ज़रूर है, बट पूरी तरीके से नहीं देखा जा रहा है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन कि हम लोग क्यों बॉन्ड यील्ड्स और मैंने यील्ड कर्व पे इतना समय क्यों बिताया, सिर्फ ये बताने के लिए कि यील्ड कर्व जो पहले इन्वर्जन से स्टीपन हुआ, वो वापस अभी धीरे धीरे 2 हफ्तों से स्टीपन हो रहा है। और जब तक इसका इक्विटी मार्केट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखा जाता है, ये इम्पैक्ट टेम्पररी हो सकता है। और ज़रूर इस पे हम लोग ध्यान रखेंगे। जब स्टीपनिंग का इम्पैक्ट इक्विटी में होने लगे, तब हम लोग उस पे नज़र डालेंगे। बट यूजुअली वो शुरुआत में ही होता है। जैसे हमने हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देखे, जो इनिशियल स्टीपनिंग है, जो ज़ीरो से हम लोग जब ऊपर आते हैं, दिस वन जो कि ऑलरेडी हो चुका है इधर से इधर, ये मौका होता है कि बाज़ार में एक करेक्शन आए। और उस करेक्शन में अगर हमने बहुत बड़ी मंदी का दौर नहीं शुरू किया, तो उसके बाद मंदी के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हद तक घट जाते, क्योंकि फर्दर स्टीपन्स टू द अपसाइड एंड मार्केट रिमेन्स पॉजिटिव। सो दिस इज़ वेयर वी आर। अनलेस ये कोई भी डेटा पॉइंट बदलता नहीं है, तब तक ये व्यू को चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। सो वी विल स्टिक टू दिस व्यू, वी विल वॉच हाउ दिस डेटा इज़ मूविंग। बट राइट नाउ स्टीपनिंग यील्ड कर्व, मतलब यील्ड कर्व जो बढ़ रहा है, वो यूएस बाज़ार के स्टेबिलिटी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है और ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं है। बॉन्ड यील्ड ज़रूर यूएस में बढ़ रहे हैं, बट इस पर कहीं ना कहीं यूएस अथॉरिटीज़ मेजर्स लेंगे और अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे। और दूसरे सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट पे अभी तक असर नहीं देखा जा रहा है, इसीलिए क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट संभाल लिया जाएगा। और जो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो डेटा है, वो हमें दिखा ही रहा है कि एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे स्लो हो रहा है, इसलिए बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज़्यादा शायद नहीं बढ़ेंगे। और इसका और क्यों यील्ड्स नहीं बढ़ेंगे, उसका दूसरा कारण ये है कि रिस्क जो है, हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स थोड़ी बहुत स्लो हो रहे हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के जो कारण है, अपार्ट फ्रॉम ऑयल, तेल एक ही है। तेल तो ईरान यूएस का जो मामला है उसके पीछे है, और उसको भी यूएस ने कंट्रोल करके रखा है। उसने $150 तक तो जाने ही नहीं दिया, 100 के नीचे रख दिया है। तो धीरे धीरे वो ऑयल का इम्पैक्ट भी इन्फ्लेशन पे घटता जाएगा। और जो यूएस ने, फेडरल रिजर्व ने जो टाइट पॉलिसी रखी है, जिसको हम लोग कहते हैं कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाए भी नहीं बट घटाए भी नहीं, तो एक तरह से पॉलिसी को टाइट रख के उन्होंने इकोनॉमी को थोड़ा बहुत स्लो किया है। और उस स्लोनेस से इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का जो कारण है वो नहीं है। फिर भी बॉन्ड मार्केट अपना स्वभाव दिखा रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 ईयर 10 ईयर में भी वेरिएशन है, कि दोनों अलग अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं। कि 30 ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 10 ईयर बहुत ही कम, और 2 ईयर जो है वो बिल्कुल ही पीछे सो रहा है। तो नहीं तो फिर आप देखते कि तीनों सब यील्ड्स भाग रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन रिस्क होता, बॉन्ड मार्केट रिस्क होता, तो सब बॉन्ड यील्ड्स
बढ़ते हुए दिखते। सो बस इतना ही मैं आपको आज बता पाऊंगा, और शायद काफ़ी ज्ञान है आपको समझने के लिए। और कई लोगों के लिए ये जो विषय है बिल्कुल ही नया रहा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मुझे खुशी मिलेगी कि लोग अगर इसको ज़्यादा समझ पाएँ, क्योंकि इस बारे में काफ़ी डिस्कशंस होते हैं। और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कारणों को लेके फिर लोग कहते हैं कि बाजार घटेगा, बबल है, फट जाएगा, इतना डेट है, क्या होगा। बट पूरे कारण नहीं समझ पाते हैं कि पीछे हो क्या रहा है। यूएस के जो अथॉरिटीज़ हो क्या मेजर्स लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सब चीज़ें भी जान जान ये सब जानकारी भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू मॉनिटर। और जब तक हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलती है कि हाँ भाई कुछ बहुत ही ऊट पटांग होने वाला है, तब तक हमें अपने अपने मन को संभालना पड़ता है। और दैट इज़ वाई इतना सब जो एनालिसिस है, ये सब रिसर्च में क्यों करता हूँ, यही समझने के लिए कि एक ही बात को लेके मैं कैसे बैठा रहूँ। क्योंकि आप पढ़ते हो, आप सुनते हो, फिर आपको पता नहीं कि इसका मतलब क्या है। तो फिर आप अपने मन को संभाल नहीं पाओगे। तो थोड़ा ज्ञान होने से अपने मन को संभालने को मिलता है। और आप फिर रुक जाते हो दो कदम पीछे। ये नहीं कि डर के सब कुछ बेच दिया या कुछ एक्शन ले लिया जो कि सही नहीं है। इसको समझिए और फिर एक्शन लीजिए। तो बस इतना ही आज के लिए, और फिर मुलाकात होगी अगली बार। धन्यवाद।